चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो मूलाधार चक्र पर, और एक सिद्धार्थ ने एक पर्सन डाला था। अगर समय बचा तो उस थोड़ा पर्सन को कहेंगे, और ये जिम्मेदारी रहेगी जो सिद्धार्थ वाला पर्सन है उसके बारे में, चाहे तो पूरा ही या उसी के बारे में ग्रुप पे इसलिए डाल देते हो कि जो बच्चे आज नहीं है, कोई पर्सन तो है वहाँ, तो उस पर्सन के बारे में और बच्चे सोच रहे होंगे कि उत्तर आएगा, तो जब यहाँ बता दिया जाएगा उत्तर देने की, वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको ग्रुप पे डाल देंगे तो और बच्चों तक भी पहुँच जाएगा। तो मूलाधार चक्र है, तो बेसिक चक्र इसको बोलते हैं। तो जैसे अभी अंकित ने बताया कि पूरी बॉडी जो हमारी है ये 5 हिस्सों में बटी हुई है, उनके सबके अपने कार्य हैं, और ध्यानियों ने इसे और कैटेगराइज करके 7 हिस्सों में बांट दिया है। तो हमारा जो प्राण शरीर है उसके अंदर ही चक्र होते हैं, ठीक है। तो जो आपको समझने के और बताने की बात है ओजी साधकों को, जो किताबों में हम अक्सर पढ़ते हैं, नहीं लिखने की इतनी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वीडियोस पे डाल दी जाएगी ग्रुप पे, फिर आराम से आप लिख सकते हैं, फिर ध्यान भी नहीं आपका बटेगा ना लिखने में। तो जो बताने की बात है ओजी साधकों को, वो जानने की ये बात है कि अक्सर हम लोग किताबों में पढ़ते हैं कि मूलाधार चक्र रीढ़ के अंतिम छोर पर होता है। संत लोग भी बोलते हैं मूलाधार चक्र रीढ़ के अंतिम छोर पे होता है, क्योंकि जब चीज़ सामूहिक रूप से बताई जाएगी ना तो वो इसी तरह से बताई जाती है। फिर साधक जब उस पर कंसंट्रेट करता है, जो सही स्थान है वो अपने आप ही चुनता है कि हाँ इसका सही स्थान है, तो व्यक्तिगत रूप से ही उसके बारे में बताया जा सकता है। तो जो मूलाधार चक्र होता है वो एक्चुअल में हमारे पेरिनियम पे होता है। जो पेरिनियम है हमारा, जो बॉयज में एनस और टेस्टिकल के बीच का जो स्थान है वहाँ पर, और महिलाओं में एनस और विजाइना के बीच में जो स्थान है वो स्थान पेरिनियम बोला जाता है। तो वहाँ पे ये एनर्जी बैठी है, जो बेसिक चक्र भी है और हमारी मूल ऊर्जा भी वहीं पर बैठी है, ठीक है। लेकिन उसका रास्ता, क्योंकि रीढ़ में से भी बनता है, जब हम लोग उसे प्रयोग करते हैं तो कई रास्ते बनते हैं वहाँ से। वो जो जो चक्राज की जो एनर्जी हमारी, जिसमें 7 चक्र, वो बिल्कुल सीधी ऊपर से, बिल्कुल ना सीधी एक सीध में है, ऐसे ऐसे सीध। और रीढ़ तो जो आ रही है हमारी ऐसे होकर, ऐसे होकर ऐसे पूछ निकल रही है। तो और रीढ़ हमारी स्थूल है, फिजिकल है वो, और ये एनर्जी है, ठीक है ना। तो जैसे प्रकाश की किरण होती है इस तरह से होता है, उसमें वो चक्राज है सारे के सारे। तो रीढ़ को हम इसलिए भी कह सकते हैं, जब ये रास्ता तय करती है तो शुरू में साधक वर्तुल बनाता है, तो वो रीढ़ का सहारा लेता है, पीछे से वर्तुल का अभ्यास होता है। सीधा नहीं एनर्जी अपना रास्ता बना सकती है, क्राउन तक बनाना तो उसे वहीं पर है, क्योंकि सीधा अगर हमारा वर्तुल तैयार नहीं होगा तो बॉडी डिस्ट्रॉय होने का डर रहता है। तो पहले साधक वर्तुल तैयार करता है, तो उसमें एक अलग नाड़ियाँ हैं, उन नाड़ियों का प्रयोग करते हुए एक पीछे से जा रही है और एक आगे से जा रही है, और साथ साथ जब उसका वर्तुल बनाते हैं तो बीच में से भी वो स्थान रास्ता बनाती है, एनर्जी रास्ता बनाती है। पहले एनर्जी रास्ता बनाएगी ऊपर क्राउन का। अगर एनर्जी रास्ता नहीं बनाएगी और वो एकदम से ब्लास्ट होगा तो हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगी, इसलिए साधनाओं की जरूरत होती है। समझ में आ गया ना। तो ये बिल्कुल मूलाधार, जो मूल पे बैठी ऊर्जा होती है, ये चक्र के रूप में ऐसे से घूमती रहती है बड़ी तीव्र गति से, ऐसे 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 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एनर्जी, क्योंकि ये जो बेसिक चक्र है और इसमें जो नाड़ियाँ हैं, जो नाड़ियाँ हैं वो नाड़ियों में, क्योंकि नाड़ियों में हमारी ना फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं। तो नाड़ियाँ जो भावनाएं जो बह रही हैं, हमारी पूरे समय हमारी भावनाएं बहती रहती हैं, एक सिस्टम चल रहा है, वो भावनाएं ही बाहर से जो कनेक्ट होकर एक हमारे लिए माया जगत का निर्माण करती है। तो वही चीज़ें हमारे जीवन में प्रकट होनी शुरू हो जाती है। तो हर एक का स्थान अलग है। भावनाएं तो बहुत पीछे से आ रही है, सूक्ष्म शरीर से आ रही है, हमारी कहीं कहीं जन्मों की यात्राएं हैं, वो अवचेतन में हमारे जो बैठा है वो हमारे अंदर उठता रहता है, हमें भी नहीं पता क्या क्या उठ रहा है। लेकिन जो वो उठेगा वो एनर्जी के रूप में हमारी जितनी भी
नाड़ियाँ उनमें से बहेगा, और उनमें से बहेकर और वो अपना स्थान ले लेगा। अगर वो जो भावना जिस संबंध से जुड़ी हुई है उसी चक्र की तरफ बह जाएंगी। अगर वो हमारी कहीं भौतिक आवश्यकताओं से जुड़ी हुई हैं तो वो मूलाधार चक्र की तरफ नाड़ियाँ बह जाएंगी। हमारे आकर्षण या प्रेम की तरफ से जुड़ी हुई है तो स्वादिष्टान की तरफ बह जाएंगी। हम कुछ करना चाहते हैं जीवन में, क्रांति, हमें ये करना है, लोगों के लिए करना है, तो मणिपुर की तरफ बह जाएगी। अगर हम लोग प्रेम की बात कर दें कि पूरे उसको अस्तित्व को प्रेम से भर जाना है, जो लोग पेड़ों से भी प्रेम करते हैं, पेड़ों को भी गले लगा लेते हैं, पशु पक्षियों को गले लगा देते हैं, उनकी अनाहत चक्र की तरफ बढ़ जाती है। जो लोग अच्छे ज्ञान की तरफ बात करते हैं तो उनका विशुद्धि चक्र की तरफ वो नाड़ियाँ बह जाती है। अंदर से उठ रहा है और अलग अलग भी बहती रहती है। अलग अलग समय में हमारी अलग अलग भावनाओं की स्थितियाँ होती हैं। तो भौतिक आवश्यकताओं से जुड़ी जब हमारे अंदर कोई भावना पैदा होती है, मेरे पास पैसा होना चाहिए, मेरे पास मकान होना चाहिए, मेरी नींद ठीक होनी चाहिए, मैं फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, जो भौतिक आवश्यकताएं हैं वो सारी नाड़ियाँ हमारी मूलाधार चक्र से आकर अपना कंपन करती हैं। अब वो अच्छी हैं बुरी हैं, उसमें भावनाएं वो किस तरह का प्रयोग कर रही हैं, उसी तरह का माया जगत हमारे सामने तैयार होता है। तो यहाँ पे जीवन में दो चीज़ों का प्रयोग रहता है इस माया जगत में। हम लोग ये सारा माया जगत है, ये सच्चा भी है और ये सत्य भी नहीं है। सत्य जो होता है वो इटर्नल होता है, मतलब वो उसका अंत नहीं है। सत्य केवल एक ही चीज़ है जिसका अंत नहीं है। अगर किसी भी चीज़ का अंत है कभी भी, वो सत्य नहीं है, उसे माया बोलते हैं। मतलब वो सत्य तो है पर अंत तो उसे खत्म ही होना है, कभी ना कभी खत्म ही होना है। 10,000 साल में, 10 अरब साल में चाहे हो जाए तो, लेकिन अगर वो खत्म होना है तो फिर वो सत्य नहीं है। ये सत्य की परिभाषा योग योगी ध्यान योग की है। अन्य तो सब चीज़ सत्य है। हल्का सा कोई चोटी बढ़ता दर्द होता है तो सत्य ही दिखता है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि जिस चीज़ जो आया है उसे चले ही जाना है, तो इसलिए उन्होंने ये माया है, जिसे हम सत्य मानते हैं। तो माया जगत का ही निर्माण होता है। तो इस तरह से करके जो हमारी आवश्यकता है ये मूलाधार चक्र पूरी करता है। इतना क्लियर हो गया तुमको। तो यहाँ पे दो चीज़ों का एक खेल चल रहा है, एक हमारे अंदर के चक्राज जो हमारी एनर्जी, जो हमारी भावनाएं हैं, और दूसरे बाहरी तत्व। तो बाहरी तत्व हैं जिससे पूरी सृष्टि निर्मित हुई है, वो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन पांचों तत्वों से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। हर तत्व हर एक संभावनाओं से जुड़ा हुआ है, हर फीलिंग से जुड़ा हुआ है। तो जब भौतिक आवश्यकताओं की जरूरत होती है तो यहाँ से पृथ्वी तत्व है। ठीक है, तो ये जो पृथ्वी तत्व है ये भी ऐसा नहीं है जैसे हम देखते हैं। जो हम जो देख रहे हैं अपनी बॉडी को, हम भी ऐसे नहीं है। मैं कौन हूँ? जो मेरी एनर्जी बॉडी है। अब मैं चेहरे से कैसा भी लग रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, लेकिन जो अंदर मेरी चल रहा है वो एक्चुअल में है ना, जो मेरी एनर्जी है। इसलिए एनर्जी हर व्यक्ति की समय समय बदलती रहती है। अच्छे से बुरे की तरफ भी हो जाती है तो व्यक्ति बुरा हो जाता है, बुरे से अच्छी तरफ हो जाती है। यहाँ के संत बहुत सी बार गलत मार्ग पकड़ लेते हैं, बहुत सी बार गलत से गलत लोग वाल्मीकि जैसे, उंगली मार जैसे संत हो जाते हैं, तो एनर्जी बदल जाती है। तो ऐसी इस पृथ्वी की भी एनर्जी है। तो जैसी एनर्जी हम अपनी बनाएंगे, पृथ्वी उसी पॉजिटिव एनर्जी से हमसे कनेक्ट हो जाती है और यही हमारे सारे कार्यों को पूरा करती है। तो इसकी जो फिजिकल फॉर्म है, एक इसकी एनर्जी फॉर्म है। जो एनर्जी फॉर्म है उसके पास अपनी समझ है। तो जैसे ही इस पृथ्वी के अंदर तुम मिट्टी के अंदर कुछ भी डालोगे तो वो जो बीज डाला, उस बीज को जो फूल बनेगा या वहाँ सब्जी बनेगी, तो उसकी अपनी एक समझ है एनर्जी की। वहाँ जो एनर्जी है ना उसको बना रही है, उसको बना रही है। तो वो एनर्जी उसको बना कर फूल बनाना उसे या उसको ये बनाना, वो उसके पास समझ है, तो वही उसको डेवलप कर रही है। समझ में आ रहा है ना। तो वो एनर्जी बॉडी से कनेक्ट होना ही साधना है। क्यों कनेक्ट होना साधना है कि जब तक हम इनकी पूर्ण संभावनाओं को नहीं जान लेंगे हम इनसे मुक्त नहीं हो सकते। हम इनके सारे रहस्यों को खोलना पड़ेगा। जब हम इनके सारे रहस्य खोल लेते हैं तो हम इनसे मुक्त हो जाते हैं, यानी कि पृथ्वी तत्व से हम मुक्त हो गए। अभी क्या है, हम लोग जो वीडियोज देखते हैं,
यूट्यूब वगैरह पे वो हमें प्रलोभन में डालते हैं। बात सही कहते हैं वो कि अगर आप मूलाधार चक्र एक्टिवेट कर लोगे तो आपका मकान बन जाएगा, आपके धन होगा बहुत, आप मजबूत होंगे। बात तो सही सही कह रहे, संभावना होगी। तो हमें वो लालच में डाल रहे हैं। लेकिन योगी लोगों का कहना है कि नहीं, इसलिए नहीं संभावना पूरी, हम किसी भी चीज़ को पूर्ण तरह से होशपूर्ण भूगत के से मुक्त हो जाते हैं। जैसे आप लोग अगर शादी ब्याह में जाते हो तो बहुत ज़्यादा भोजन की आपको आवश्यकता नहीं होती, और अगर आप बहुत अच्छे धनपति परिवार से हैं तो फिर बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप रोज़ उन्हीं चीज़ों को देख रहे हो। तो गरीब परिवार का व्यक्ति, बहुत ही गरीब जो होता है, जिनको खाने पीने को भी नहीं मिलता, कभी आप देखो उन्हें कभी मौका मिल जाए ऐसी जगह जाने के, जो लोग भीख वगैरह मांगते हैं तो वो अतिशत भोजन करते हैं, ये भी लेते अतिशत, तो उन्हें पहली बार मिला है तो पूरा मुझको ले लेंगे। तो और जैसे जैसे जो लोग जिनके लिए रोज ये है कि ढंग से मजबूत हैं, परिवार से मजबूत हैं, तो उनके लिए वो कभी वो जितनी भी अच्छी चीज़ें वो रोज उनका सेवन कर सकते हैं, तो उससे इतना उनका लगाव नहीं रहता। तो वो कहते हैं कि उसे पूर्ण रूप से भोग लेने से हम मुक्त होते हैं। तो इसे पृथ्वी तत्व को पूर्ण रूप से भोग लेने से मुक्ति, अगर हम होशपूर्ण हैं, बेहोश तो हमेशा ही जुड़ा रहेगा, अगर होशपूर्ण तो हम उनसे मुक्त हो जाते हैं। समझा ना? तो इन संभावनाओं को से ध्यानी लोग जीते हैं और होशपूर्ण होकर मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ बहुत चीज़ें खुलती हैं कि ध्यानी लोग समाज के दबाव में अपने आप को दबाएंगे भी नहीं, लेकिन लोग उन्हें कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो अपने प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें मुक्त होना है। ज़्यादा ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा मुक्त होने के लिए, ये ताकि वो चीज़ों के आकर्षण हमारे जीवन में से ख़त्म हो जाए, चाहे वो धन हो, चाहे वो हमारा प्रेम संबंध हो, या हमारा कुछ नेम फेम का हो। कि अगर हमारे अंदर उठ रहा है, नहीं उठ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पहले से मुक्त है, कोई यात्रा कोई अभी से तो चल नहीं रही है, अनंत जन्मों से मन यात्राएं चल रही है। हो सकता है कोई व्यक्ति प्रारंभ से आकर्षण से मुक्त हो, वो अपने यात्रा करके आ गया है। तो बहुत ऐसे संत मिलेंगे, वो मकान वकान की चिंता ही नहीं, उन्हें झोपड़े में रहते हो सकते हो उससे मुक्ति हो गए हों, अब हमें जरूरत ही नहीं इन चीज़ों की, सब परमात्मा के साथ हैं। वो लोग नेम फेम से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं, कि करके आगे बहुत समय नेम फेम, समझ में आ गया ना? तो ये सारी चीज़ें, तो मुक्त होना है पांचों चीज़ों। तो ये मूलाधार चक्र की संभावनाएं हैं, और मूलाधार चक्र के बारे में तुमने जाना, और इनकी बहुत संभावनाएं हैं। कोई भी संत जो इस पृथ्वी पर आए हैं, कभी भी उन्होंने चक्रों को अवॉइड नहीं किया है, वो किसी भी संप्रदाय से आए हैं, चक्रों का अपना महत्व है। और वो हमारे जंक्शन पॉइंट है हमारी नाड़ियों के, जो 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर में बह रही हैं, और वो हमारे कई कई जन्मों से जुड़ी हुई हमारी जो सूचनाएं हैं, भावनाएं हैं, उनमें से बहती हैं वो, और बहकर इन्हीं चक्रों के माध्यम से होकर वो हमारा जीवन रचती है। तो इसमें अगर तुम्हारा कोई इसमें भी पर्सन उठता हो तो ये पर्सन आप मेरे से कर लो, अन्यथा इस बात को खत्म करें। ठीक है? तो ये इसलिए ज़रूरी हुआ कि जो नए नए बच्चे हैं उनको सबको यहाँ उड़ते गए से क्लासेस लग रही है, तो सीनियर्स लोगों का एक बार रिवाइज होना सारी चीज़ें, और उसको जीवन में वो उतारें, जीवन में उतारना ही पड़ेगा। उतारोगे नहीं तो फिर बातें बातें रह जाएंगी, कोई नहीं। फिर ओजिमा जो मेरा भाव है, आज मैं ओजिमा से बिल्कुल बाहर आ चुका हूँ, लेकिन वो मेरा भाव है कि शुद्ध रूप में बना रहे। इतना तो मैं चाहता हूँ कृपया रहे कि अशुद्ध रूप में न बने, नहीं तो कैंप भी बंद कर दिया हम लोगों ने। लेकिन इस आस में तुम में से जो लोग तैयार हों तो वो तैयार हो। तो यहाँ बात खत्म करें, मूलाधार चक्र से जुड़ी कोई बात तो नहीं हो रहेगी। हाँ। आपने वो 2 नाड़ियाँ बताई हैं गवर्निंग और कन्वेक्शन, तो जो हमें श्वास का वर्तुल बनाना है वो इन दोनों इन नाड़ियों पे बनाना होता है। और वैसे तो हमें जो अभ्यास करना होता है रीढ़ में करना होता है, रीढ़ की चक्राज में, लेकिन सबसे पहले वही जाएंगे, वही खुलेंगे। तो रीढ़ वैसे पीछे से होगी कि आगे नहीं, से? हमें हमें भाव तो चक्राज में करना पड़ेगा, लेकिन वो रास्ता आसान है दोनों का। वो जैसे हमने कोई यहाँ पर आपको इस बीच की लाइन से किसी पानी को लाना है, लेकिन यहाँ पहले से गड्ढा हुआ है, तो पानी जो आएगा पहले इसी में से बहेगा। आप प्रयास करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, धीरे धीरे वो लाइन गहरी हो जाएगी बीच वाली, तब पानी उससे बहना शुरू होगा। तो नेचुरली हमें अभ्यास तो बीच वाली लाइन से ही करना है अपने चक्राज में।
ऐसे उठाने का। लेकिन नेचुरल वो जब योगियों ने ज्ञानियों ने गहरे गए तो उन्होंने कहा कि पहले ही दो नाड़ियां हमें संतुलित करती हैं, बैलेंस्ड करती हैं, तो वो बैलेंस्ड हो जाता है, वर्तुल बन जाता है उसकी ऊर्जा का। जैसे ये एनर्जी बॉडी है, हम्म इसमें आगे पीछे तो है नहीं, हम्म तो जो नाड़ियां हैं उसके सेंटर में से ये दोनों नाड़ियां यही है ना, मतलब एक साथ आगे पीछे ही है। आपने कहा पीछे से जाते एक आगे से हाँ, जाती है, एक पीछे है। कहते हैं रीढ़ में। हम्म तो आगे हमें मतलब कैसे ये लाइन यहीं से चलती आएगा, है? हाँ बिल्कुल यहीं से आएगा, जिह्वा पे आएगी पहले, फिर ऐसे वो चक्रास, मतलब चक्रास से जुड़ी हुई तो है बिल्कुल, वो ऊपर से आएगी, ये ऐसे वर्तुल बनाएगी नीचे ना, ऐसे वर्तुल बनाएगी, फोटो में दिखा देंगे ना किसी फोटो में। तो ये वर्तुल बनने से क्या होगा, ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा, मतलब ऊर्जा जाएगी नहीं बाहर। अगर वर्तुल बनना शुरू हो गया बॉडी में तो ऊर्जा नहीं बाहर जाएगी, ऊर्जा फिर घूमेगी, वर्तुल बनाएगी। जब भी ऊर्जा उठेगी तो वर्तुल बना देगी, बाहर नहीं। बताओ, कुछ 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 पूछ रहे थे ऐसा। श्वास में भी हम्म श्वास में भी पीछे हम्म या फिर हमें पहले मूवमेंट नहीं, मूवमेंट सीखना है, इसमें श्वास का प्रयोग नहीं है, इसमें हम एनर्जी पे काम कर रहे हैं, वो एनर्जी पे है। और नेचुरल श्वास से कनेक्टेड है, श्वास तो अंदर जा रही है, ऐसे श्वास तो ऊपर से यहाँ से अंदर जा रही है, लेकिन हमें जो भाव करना रीढ़ से, जैसे श्वास अंदर जा रही है ना, हम ऊपर आ रहे हैं। जब श्वास बाहर आ रही तब एनर्जी नीचे जा रही। हाँ, एनर्जी पे ध्यान लगाना है, रीढ़ पे। हाँ, इसको थोड़ा और खोल देते हैं कि अगर इसे फिजिकल फॉर्म में भी देखा जाए, अब ये तो योगियों की साधना है, अगर फिजिकल फॉर्म में भी देखा जाए, जो जहाँ तक हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स पहुँचे हैं, तो हमारे अंदर एक होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, है ना, तो वही हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करता है, वही हमारे सारे ग्लैंड्स को देखता है, वो ब्रेन के अंदर घूमता रहता है, तो वो नीचे भी होता है। तो जब हमारी श्वास नीचे जाती है ना, तो हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड रीढ़ के माध्यम से ऊपर चलता है। ये नेचुरल चल रहा है हमारे साथ, इस वक्त भी चल रहा है। जब हमारी श्वास बाहर आ रही तो वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड नीचे आ जाता है, तो उसका ब्रेन में जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जब श्वास के प्रयोग करते हैं तो ब्रेन हमारा एक्टिवेट हो जाता है, जो लोग श्वास में बहुत प्रयोग करते हैं, तो वो जाकर जितना ब्रेन को हमारा वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, हाँ CSF, इसका बहुत आजकल आ रहा है। आजकल जो आजकल क्या हुआ कि जो मेडिकल साइंस है ना, वो योग की तरफ जा रही है, बहुत चीज़ें वो, लेकिन वो पूरा नहीं कनेक्ट हो पा रही, कभी कनेक्ट हो भी नहीं पाएगी। वो इसलिए कनेक्ट नहीं हो पाएगी, वो योग की खोज तो ढूंढ लेगी, वो कनेक्ट इसलिए नहीं हो पाएगी, कनेक्ट होने के लिए उन्हें अंदर जाना पड़ेगा। अब वो उनका मानना है कि जब तक वो प्रूव नहीं कर सकते, तो प्रूव वो इतना ही कर सकते, ये बात तो सही है कि एक लामा है और लामा की इतनी उम्र है और लामा का ब्रेन इतना एक्टिवेट है, तो वो एक्टिवेट कैसे, वो इनका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड तो कंटिन्यू काम करता है, वो इतना कह सकते हैं, और वो करता भी है, लेकिन वो अंदर की चीज़ों को नहीं कह सकते। क्लियर हो गया ना, और तो नहीं कोई बात थी इसमें। हाँ जैसे सारा ही सारी चीजें माया जगत है, अगर तो समझा तो उससे आया हाँ कि अगर सब चीज माया जगत है, हाँ तो जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है, हाँ, तो वो भी माया जगत में आती है या फिर वो अलग है? वो माया जगत से यात्रा करती है, जहाँ हमें यात्रा तो वहीं से करेंगे ना, स्पिरिचुअल जर्नी तो पूरी माया जगत में आएगी, पर उसकी जो डेस्टिनी होगी वो माया जगत नहीं होगी, वो उससे बाहर होगी। और वहीं से होते होते पहले तो उसको माया जगत समझना पड़ेगा। अभी हमने किताबों में पढ़ लिया माया जगत है, संतों ने कहा माया जगत है, जिनके हम प्रति विश्वास रखते हैं, ईश्वर भगवान, उन्हें माया जगत है, ठीक है। लेकिन हम ये हमने पढ़ा है, अभी हमने जाना नहीं इसको, है ना। जानने के लिए क्या है, वो सारे टूल्स बनाए गए हैं, वो टूल्स हमारे योगिक हैं, और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं, और व्यक्ति भी यात्रा कर सकता है योग के बिना, पर योग बड़ा सिस्टमेटिक तरीके का टूल्स है जो बहुत जल्दी यात्रा कराता है, इसीलिए, ठीक है ना। यात्रा तो हमें वहीं से करनी पड़ेगी ना, जहाँ हम खड़े हैं, माया जगत में ही खड़े हैं, हम इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो योगी जन क्या कहेंगे, अच्छा तुम क्या कहते हो, ये सच है, हाँ यही सच है, बताओ जी,
तो आम संसारी चैलेंज कर देता है कि यही सच है। तो आम संसारी के सामने तो जो संत होंगे साइलेंट हो जाएंगे, बोलेंगे ही नहीं। लेकिन एक जिज्ञासु करेगा, प्यासा, ये सच तो ये लगता है, लेकिन आपको भी हमने कहा नहीं, अच्छा सच ये लगता है तो तुम ये करो। तो वो पहला स्टेप बताएगा उसको, ये करो। तो वो करेगा, ईमानदारी से करेगा। उसे कुछ हुआ, उसे कुछ हुआ, फिर और ईमानदारी से उसे फिर कुछ हुआ। कैसे हुआ? जैसे तुम्हारे साथ हुआ कि इसी संसार में तुम रहते हो, अपने संगी साथियों को देखो अपने समय के, जब आप ओजीमा में नहीं आए थे, अपने उन लोगों को देखो, सर्किल को, उन एसोसिएशंस को, उन स्कूलों में मिलने वाले जो आपके संगी साथी उनको देखो, उनमें तुम में क्या अंतर आया। तो पता नहीं लगता, लेकिन तुम बदल गए। ऐसे फिर योगी कहते हैं अंततः बदल ही जाते, पूरी बदल जाते हैं। कहते हैं हाँ वो सस्ते, ये सारी चीज। और एक संभावना पे भी क्वेश्चन था क्या? कि जैसे पृथ्वी तत्व और मूलाधार चक्र की अपनी संभावना है हम्म कि घर मकान पैसा सब ये आएगा, हम्म और भी जो दूसरे चक्र हैं, हम्म तो जैसे पहले मूलाधार चक्र जो है हमने उसकी संभावना जाननी है, हम्म इससे ऐसे ऐसे होता है। हम्म तो और हमें ये पता है कि सबसे एंड में मुक्ति होना है, हम्म तो हमारी समझ इतनी भी है कि हम इससे पहले मुक्त हो गए हैं, हम्म पहले मुक्त हो गए, या हम्म फिर हम पहले इसको करें, हमने सब लिया, घर मकान पैसा बंगला सब लिया हम्म मूलाधार चक्र की वजह से। हम्म तो इसमें से पहले मुक्त हो जाना समझ के साथ ये सही रहेगा, या हम्म फिर पहले सारी संभावना जाने करे फिर उसके बाद हम मुक्त हो रहे हैं, तो इनमें से दोनों में से क्या सही रहेगा? देखो, सही गलत तो तुम ही निर्णय लोगे ना भाई, कि मुक्त होना ही सब है हमारा। अगर मुक्त हम हो पा रहे बिना उसमें जाए तो मुक्त हो जाओ। मुक्ति होना है ना, लेकिन हो नहीं पाते ना मुक्त हम। वो तो सिचुएशन बताएगी, वो सिचुएशन बताएगी जब तुम्हारे अंदर क्या घट रहा है। जब आपके पास ना कोई मकान है, ना शरीर मजबूत है आपका, ना नींद है आपके पास, ना कुछ है जो और लोग आपके संगी साथी जिन चीज़ों में हैं, आप बिल्कुल अलायत उनकी तरफ नहीं है, तो आप मुक्त ही हैं। आप तो मुक्त हो गए ना उससे। लेकिन अगर ये है तो फिर योगी जन कहते हैं फिर पूरी तरह से इसमें प्रवेश करो और इनसे मुक्त हो जाओ। मतलब हमें ये लग रहा है, एक संसारी को ये लगता है जिसके पास धन होगा, सारी व्यवस्थाएं होगी, वो सुख भोग लेगा, सारे सुख उसके पास होंगे, ये लगता है। तो योगी जन कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही है, तुम करके देख लो। अगर उसके बावजूद भी तुम्हें लगता है कि नहीं कुछ और है, अगर तुम्हें उसके बाद भी लगता है, फिर बहुत देर मत करो। ये होगी। जैसे अभी हमारे फिल्म स्टार गए, सबके चाहिए तेरे, और वो कह के कोई ज़िंदगी का कुछ हासिल ही नहीं है। लता मंगेशकर गई, आइंस्टीन गए, और वो जी कह के आइंस्टीन ही नहीं होना चाहने का, चाहे प्लम्बर हो जाऊँ, प्लम्बर होकर अपना जीवन तो जी लूँगा। तो हमें ये चीज़ें, लेकिन कब कहे? जब उन्होंने जान लिया, इतने गहरे चले गए, तब वो कह के कि वाकई व्यर्थ है। फिर हो सकता है वो किस रूप में है, ये तो सब व्यर्थ है, इसमें तो कुछ लगा नहीं।